हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं द हिंदू के न्यूज़पेपर 9 में 2020 के सभी करंट अफेयर्स को हम देखेंगे। पहले पेज में आप देख रहे होंगे 103 डेथ हुई हैं और 3390 न्यू केसेस आए हैं इन अ सिंगल डे। और रिकवरी रेट जो हिट हुई है वो 29.3% थे। तो ये थोड़ी सी एक अच्छी बात आप कह सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने देखी, और सभी छोटे छोटे आर्टिकल्स इसके अंदर दिए गए हैं आज। और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, एडिटोरियल सेक्शन में है। तो एडिटोरियल सेक्शन के अंदर द पहला आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज स्लोअर ग्रोथ एंड टाइटर फिजिकल। तो यहाँ हम बात करेंगे कि देखिए यहाँ पे बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इस पूरे आर्टिकल के अंदर भरी गई है, लेकिन वो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बार आप ये सेक्टोरल ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट जरूर देख सकते हैं, यहाँ पे किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है जीबीए के बेसिस पे। जीबीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो 2020-21 के बेसिस में इसको यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ग्रुप फोर ग्रुप जो है, टोटल 4 ग्रुप डिवाइड किए गए हैं, A B C D। तो ए ग्रुप के अंदर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फिशिंग को रखा गया है। उसका शेयर बताया गया है 2019-20 के अनुसार। फिर 17-18 पिछले 4-5 सालों को बताया गया है। फिर आगे इसको बताया गया है, टारगेटेड ग्रोथ बताया गया है, और कुछ कंट्रीब्यूशन बताया गया है। इस इनका कंट्रीब्यूशन में कितना ग्रोथ है, तो वही सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन है। एक बार आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप ना तो याद रख पाएंगे, ना ही आपके एग्जाम में कभी पूछा जाएगा, ना ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें से हमने क्या किया है कि आपका सॉलिड पोर्शन जो होता है, आप ऐसा कर सकते हैं, स्टैटिक पोर्शन जो होता है जो कि बिल्कुल बना रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। जो इसके अंदर बात की गई, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करी गई है, तो हम बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में डिस्कस कर लेंगे थोड़ा। आईएमएफ के बारे में बात की गई है, तो हम थोड़ा सा आईएमएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरीके से ये, और ये जो ग्रोथ है वो ग्रोथ किस चीज़ में डिपेंड करती है, ग्रोथ क्यों स्लो हुई है, ये सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्लोवर ग्रोथ रेट के बारे में, तो यहाँ पे आईएमएफ के बारे में बताया गया है, एडीबी के बारे में जो डिस्कस किया गया है। तो आगे हम ये दोनों संस्थाओं के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर रेपो रेट का थोड़ा सा बताया गया है और डिस्कशन हुआ है, सीआरआर के बारे में डिस्कशन हुआ है, फिजिकल स्टिमुलस के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके 2 दिन पहले को देख ले। तो वहाँ पे मैंने फिजिकल स्टिमुलस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अगर मैं सीआरआर की बात करता हूँ तो आगे मैं सीआरआर की भी बात करूंगा। यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। रेपो रेट जो है करंटली 4.4% है। अब रेपो रेट क्या है, सिंपल चीज़ है। कल के लेक्चर में भी मैंने रेपो रेट के बारे में डिस्कस किया था। एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जब क्या करता है आरबीआई कितने पैसे में जो है अवेलेबल करवाती है, पैसा कितने परसेंटेज में जो है बैंकों को पैसा देती है, तो अगर 90 डेज से कम रहता है तो वो 4.4%, वो उसे ही हम रेपो रेट कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, जब आरबीआई क्या करती है, बैंकों को पैसा देती है, जो कमर्शियल बैंक है उनको पैसा देती है, तो वहां पे ये निकल के आता है। अब हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी की। ये देखिए सिंपल सा टर्म है। नॉमिनल जीडीपी थोड़ा सा खतरनाक टर्म आप कह सकते हैं, कि अगर आप करंट प्राइसेस में उसको गिन रहे हैं तो उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहेंगे। लेकिन रियल जीडीपी उसे कहते हैं जो बेस ईयर के प्राइसेस में काउंट की जाती है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ, बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है। सपोज आप गेहूं खरीदने गए, जो आप वीट खरीद रहे हैं गेहूं, तो उसका रेट पिछले 10 साल पहले, 10 ईयर्स एगो अगर हम बात करते हैं, तो उसका रेट, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 1000 रुपीज था। 1000 रुपीज पर कुंटल। तो 1000 रुपीज पर कुंटल 10 साल पहले था। लेकिन तो हमारी जीडीपी, अगर एग्जांपल सोचते हैं कि हमारे जीडीपी के अंदर सिर्फ एक ही वीट बस आते हैं, हम वीट का जीडीपी निकालते हैं, तो वहां पे इसका कितना जीडीपी निकल के आएगा, 1000 रुपीज हमारी जीडीपी हो गई, क्योंकि यही हो गया। और एक कुंटल की कीमत कितनी थी, 1000 रुपीज। अब हम आगे चलते हैं, 10 साल बाद अगर हम करंट सिचुएशन की बात करते हैं, 2020 के अंदर, 2020 में क्या होता है कि यही एक कुंटल गेहूं जो है हमारा कितने का आने लगता है, 2000 रुपए का। समझ पा रहे हैं आप।
तो ये 1 कुंटल गेहूं कितने का हो गया यहाँ पे 2,000 रुपये का। तो ये 2,000 रुपये क्या हो गई हमारी जीडीपी हो गई। लेकिन आपका जो अमाउंट है, जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन तो इंक्रीज नहीं हुई, प्रोडक्शन तो 1 कुंटल ही है। तो ये क्या दिखा रहा है कि इस तरीके से दिखा रहा है कि हाँ आपकी जीडीपी तो बढ़ गई है, लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्शन कहाँ हुआ है, आपके रेट बढ़े हुए हैं। तो जिस वजह से रेट के बढ़ने से जो जीडीपी बढ़ती है उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, और वो एक अच्छा असर देखने को नहीं मिलता, इसे हम अच्छा नहीं मानते। ऐसा मानते कि नॉमिनल जीडीपी तो ये है कि रेट बढ़ रहा है उसकी वजह से जीडीपी बढ़ रहा है, तो वो कोई जीडीपी का बढ़ना नहीं होता। रियल जीडीपी वो होती है जो अगर आप करंट जो बेस ईयर का हमने 2010 को सपोज बेस ईयर ले लिया, तो ये 2010 की अपेक्षा में हम अगर कंपेयर करें तो उसे हम कहते हैं रियल जीडीपी। तो वही हमारी रियल जीडीपी होती है। यहाँ पे समझ में आता है कि कितना प्रोडक्शन बढ़ा है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर मैं फिजिकल डिफिशिएट की बात करूँ तो फिजिकल डिफिशिएट आप सभी लोग जानते हैं कि फिजिकल डिफिशिएट क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। जो मेरे लेक्चर को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है उसको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं बार बार रिपीट होती हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसको बार बार देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2020 और 21 में अगर मैं बात करता हूँ तो 3.5% ऑफ जीडीपी का टारगेट रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा फिजिकल डिफिशिएट का। अब फिजिकल डिफिशिएट क्या होता है, मैं छोटा सा हल्का सा आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सपोज गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है और गवर्नमेंट की आमदनी कितनी है, दोनों में जो डिफरेंस होता है उसे हम फिजिकल डिफिशिएट कहते हैं। सपोज यहाँ पे बताया गया है कि गवर्नमेंट 100 रुपये आमदनी हो रही है, तो यहाँ पे 3.5% ऑफ जीडीपी का मतलब ये है, सपोज हमारी जीडीपी कितनी है 100 रुपये की जीडीपी है, तो गवर्नमेंट कितना खर्चा कर सकती है 100 रुपये प्लस इसमें 3.5 रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्चा कर सकती है। 3.5% कहाँ से आएगा, 3.5 रुपीज़, सॉरी 3.5 रुपीज़ कहाँ से आएगा, 3.5 रुपीज़ कहाँ से आएगा, सिंपल सी चीज़ है, बोरो करके आएगा, तो कहीं से उधार लेके आएगा, तो उधार लेके ये इतना पैसा कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। तो ये एक यहाँ पे क्राइटेरिया रखा जाता है। अब जो टोटल सेक्टर बोरोइंग यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे बताया गया कि सेंटर जो है 6% कर सकता है, स्टेट 4% कर सकता है, और पीएसयू 3.5%, जो सेंटर स्टेट में डिवाइड है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं। हमने सीआरआर की बात की थी, कैश रिजर्व रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन अराइज होता है कि सीआरआर क्या होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है कि सीआरआर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसको बनाया गया था सीआरआर को, कि जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, एससीबी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, तो वो क्या करेंगे, नेट डिमांड जो टाइम लायबिलिटीज़ होती है उसका कुछ परसेंट, पहले 4% हुआ करता था, अभी रिसेंटली इसे घटा के 3% कर दिया गया है, तो 1% कम कर दिया गया है, तो 4% से 3% कर दिया गया है। अब यहाँ पे सिंपल शब्दों में अगर मैं समझाऊँ तो आरबीआई क्या करता है कि जितना आपके पास डिपॉजिट मनी है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज़, आपके पास जितना आपके पास पैसा जमा है कमर्शियल बैंक के अंदर, उसका कुछ परसेंट कितना है 4%, अभी करेंटली कितना है 3%, तो वो कुछ परसेंट क्या करना होगा, कैश के फॉर्म में, सिर्फ और सिर्फ कैश के फॉर्म में डिपॉजिट करना होगा। कहाँ पे, आरबीआई के पास। तो वो आरबीआई के पास आपको डिपॉजिट करना होगा और उस पर कोई भी इंटरेस्ट रेट आपको नहीं दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हो जाती है कि आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, बैंक के क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने के लिए, कि कब ज़्यादा ज़रूरत है कि आप लोन दीजिए, कब ज़रूरत है कि आप लोन मत दीजिए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सीआरआर एक ये हमारी पॉलिसी है, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम आगे की ओर। हमने बात किया था कि हम आईएमएफ के बारे में बात करेंगे, तो आईएमएफ के बारे में फटाफट हम एक बार नज़र मार लेते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1944 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, आपको ये याद रखना है। डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन राइज हो जाता है आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम के अंदर, और वैसे भी आजकल यूपीएससी भी डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन जो है पूछने लग गई है इस तरीके से क्वेश्चन, तो ये आपको याद रखना है। इसके रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ इस तरीके से हैं कि पॉवर्टी को घटाना, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बनाए रखना अच्छे तरीके से, और मल्टीलेटरल पेमेंट सिस्टम को अच्छे तरीके से रन करवाना। ऐसा ना हो कि कहीं पे डॉलर बहुत एकदम से आगे बढ़ गया है, रुपी बहुत डाउन हो रहा है, तो ये दोनों में ये सारी चीज़ें में बैलेंस करके रखना आईएमएफ का ही काम है।
FATF एक बनाई है इसने, ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को यहाँ पे रिसेंटली ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। तो इस तरीके से वेरियस लिस्ट है। फिर कभी हम IMF के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा और देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वहां पे 3 स्ट्रक्चर है। एक है बोर्ड ऑफ गवर्नर, यहाँ पे हमारे पास कौन है, बोर्ड ऑफ गवर्नर। सेकंड नंबर पे कौन है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड। थर्ड नंबर पे कौन है, डेवलपमेंट कमिटी। तो बोर्ड ऑफ जो गवर्नर है वो एक प्रिंसिपल डिसीजन मेकिंग बॉडी है। तो ये कैसी बॉडी है, प्रिंसिपल डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो कि सारे डिसीजन लेती है। इसके अंदर 189 मेंबर्स हैं, और जो कि जो 189 मेंबर्स होते हैं कंट्री के, जो उसमें रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हो सकते हैं या फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की हमने बात करी थी, तो एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड है उसके अंदर 24 मेंबर्स होते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है कि डेवलपमेंट कमेटी के अंदर 25 मेंबर्स होते हैं, और जो 25 मेंबर्स होते हैं वो IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों से आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसके ऊपर वेरियस एग्जामिनेशन में, ना कि सिर्फ UPSC प्रीलिम्स के अंदर बल्कि स्टेट PSC एग्जामिनेशन के अंदर, और RBI ग्रेड B, SSC, बैंकिंग के सभी एग्जामिनेशन में, CAPF, EPFO, इन सब में इसके ऊपर क्वेश्चन राइज होता है। तो आपको याद रखना है, WEO वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है जारी करता है, कौन जारी करता है, IMF। तो ये आपको याद रखना है। GFSR दैट इज ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, IMF। FM फिजिकल मॉनिटर, तो ये कौन जारी करता है, IMF। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती हैं, तो इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा। इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। जैसे कि मैंने आपको समझाया था और बताया भी था कि हम बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो इसके अंदर आपको याद रखना है, ये 1966 में स्टैब्लिश हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये चीज़ याद रखनी, 1966 में स्टैब्लिश हुआ था। देखिए अगर आपको इसकी PDF चाहिए, काफ़ी लोगों को, जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन लोगों को पता नहीं है कि, तो मैं उनको बता दूं, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स की PDF चाहिए या द हिंदू का PDF चाहिए, जो कि मार्क न्यूज़पेपर है, वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मार्क कर देता हूँ। और वेरियस जो भी आपको PDF वगैरह मटेरियल चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है। या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके @study time only जरूर सर्च करिएगा। जब आप स्टडी टाइम ओनली सर्च करेंगे तो आपको हमारा लोगो दिख जाएगा, और उसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और आपको हैंड रिटन नोट्स किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से तैयारी करते हैं, तो ये आपको यहाँ पे समझाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं, ये एक तरीके का रीजनल डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एशिया और पैसिफिक रीजन के लोग यहाँ पे आते हैं। पहले तो ऐसे ही होता था, लेकिन अभी इसके अंदर टोटल 68 मेंबर्स हैं, जिसके अंदर एशिया पैसिफिक रीजन के भी मेंबर हैं और एशिया के आउटसाइड वाले भी मेंबर हैं। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है लोगों को, बच्चों को, कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ ना कि इसमें सिर्फ एशिया वाले ही लोग रहेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो है आउटसाइड एशियन मेंबर्स भी रह सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं इसके हेडक्वार्टर की, तो मनीला फिलीपींस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। आपको बहुत अच्छे से रट लेना है। देखिए 2-4 ये ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूज़ में रहती, तो मैं रोज के रोज आपको एक कुछ ना कुछ स्टैटिक पोर्शन भी कवर करवाता हूं, जिससे देखिए क्वेश्चन क्या होता है, मिक्स करके आएगा। कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से डायरेक्टली करंट अफेयर्स में से आ जाए वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्वेश्चन हमेशा मिक्सअप करके आने लग गया है कि एक स्टेटमेंट आपको स्टैटिक पूछ लिया जाएगा। तो इसलिए मैं स्टैटिक के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जोर देता हूं, उस स्टैटिक के ऊपर जोर देता हूं जो कि न्यूज़ में, जैसे ADB न्यूज़ में है तो इसके बारे में हमने फटाफट पढ़ लिया, आपका स्टैटिक पोर्शन भी कंप्लीट हो गया, आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपका होलिस्टिक वे में तैयारी होती रहेगी। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे वोटिंग सिस्टम की, देखिए ये पिछली बार क्वेश्चन जो है पूछा गया था वोटिंग सिस्टम के बारे में, मतलब कंट्रीब्यूशन पूछा गया था कि किसका ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। तो हो सकता है ADB के बारे में भी पूछ लिया जाए। तो सिमिलर टू वर्ल्ड बैंक के सिमिलर, जैसे कि प्रोपोर्शन टू कैपिटल, जिसका पैसा ज़्यादा लगा है उसको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा वोटिंग राइट। जैसे जापान का सबसे ज़्यादा है तो जापान पहले नंबर पे वोटिंग में है, सेकंड नंबर पे USA है तो सेकंड नंबर पे USA, चाइना थर्ड नंबर पे और इंडिया हमारा फोर्थ नंबर पे।
तो ये चीज़ याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो सकता है कि आपको बताना है कि जो सबसे ज़्यादा पैसा है वो यूएसए का है, इस तरीके से पूछ लेगा, या सबसे ज़्यादा एडीबी की एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा जो पैसा है, पैसे का कंट्रीब्यूशन है, कैपिटल प्रोपोर्शन है, वो चाइना का है, या फिर सबसे ज़्यादा वोटिंग जो सिस्टम है, वोटिंग जो पावर है वो चाइना के पास है। इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है पहले नंबर पे कौन है, जापान है, यूएसए भी नहीं है और चाइना भी नहीं है, कौन है, जापान है एडीबी के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इसको याद रखना है। चलिए आगे हम मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज शेपिंग इंडियाज रेस्पॉन्स इन अ ग्लोबल हिंज मोमेंट। तो यहां हम बात करेंगे, ये आईआर का आर्टिकल है, जीएस2 पेपर से आपका रिलेट कर सकते हैं आप इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अंदर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है, चाइना किस तरीके से चाइना को काउंटर करना चाहिए, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, अमेरिका फर्स्ट के बारे में बताया गया है, किस तरीके से अमेरिका अलग हो रहा है, और वर्ल्ड की जो जियो पॉलिटिक्स है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो डिटेल में हम इस आर्टिकल को अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे शेपिंग इंडिया रिस्पॉन्स के अंदर न्यू जियो पॉलिटिकल सिचुएशन अराइज हो गई है। इसके अंदर देखने को मिलता है कि चाइना जैसी कंट्रीज हो गई और इंडिया जैसी कंट्रीज जो हो गई वो राइज कर रही हैं। यहाँ पे इंडिया और चाइना क्या कर रहे हैं, पावर में अब धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि ये जो 21वीं सेंचुरी है वो एशियन सेंचुरी है, तो हो सकता है इंडिया और चाइना यहाँ पे ग्लोबल लीडर का रोल प्ले कर सकते हैं आने वाले टाइम में। लेकिन उसके लिए इंडिया को अभी बहुत ज़्यादा काम करना अभी भी बाकी है। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर पावर जो है यहाँ पे बन रहा है। ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ कोई एक कंट्री है जो अपना पूरे वर्ल्ड के अंदर धक्का जमा के रखी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग कंट्री का अलग अलग रोल देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर, तो इंडोनेशिया, साउथ कोरिया हो गई, ईरान हो गया, वियतनाम हो गया, इन सबका भी रोल एक बढ़ गया है, ये भी एक पावर में आने लगी, तो ये सभी कंट्रीज आ जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे अदर पावर्स हैं। तो बैलेंस ऑफ जो पावर होता है वो शिफ्ट हो रहा है। अगर आपसे मैं बात करता हूँ बैलेंस ऑफ पावर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इसको आप बिल्कुल हल्के में ना लीजिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो बैलेंस ऑफ पावर एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए कि पावर को बैलेंस करने की यहाँ पे बात की जा रही है। पावर को कैसे बैलेंस करने की बात की जा रही है, सिंपल सा शब्द है। सपोज दो तरफ लोग हैं, आप अगर रोप में यहाँ पे दो लोग खड़े हुए हैं और अब ये क्या कर रहे हैं, रोप को खींच रहे हैं, यहाँ पे भी दो लोग खड़े होकर रोप को खींच रहे हैं, तो तब ये क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। लेकिन सपोज क्या होता है, इसी तरीके से अगर आप इंटरनेशनल वर्ल्ड की कंट्रीज में देखें, कि सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं, यूएसए क्या है यहाँ पे, बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री। तो यूएसए ने क्या कर लिया, यूएसए किसी को भी मार सकता है, किसी को कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा रहा है। तो ऐसा नहीं हो रहा। अब बैलेंस ऑफ पावर क्या हो रहा, शिफ्ट हो रहा। मतलब इसके पावर को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो कंट्रीज और पावरफुल आ गई। तो इसको भी पता है कि इसके पास पावर है, इसको पता है इसके पास पावर हो। और जनरली ये क्या होता है, किस चीज से दिखता है, पैसों से दिखता है, मॉनेटरी वैल्यू से दिखता है। सेकंड नंबर पे किस चीज से दिखता है, ये आप कह सकते हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह से दिखता है। जैसे कि एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि चाइना के पास न्यूक्लियर पावर था, तो इंडिया ने भी न्यूक्लियर पावर बनाया। अब चाइना के पास न्यूक्लियर पावर था, तो चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ने न्यूक्लियर पावर बनाया कि हम उसको बैलेंस कर सकें। अब जब इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर आ गया, तो फिर इंडिया को काउंटर करने के लिए कि इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर है, कहीं इंडिया पाकिस्तान पे अटैक ना कर दे, इसलिए पाकिस्तान ने भी क्या किया, यहाँ पे न्यूक्लियर पावर तैयार किया। तो इस तरीके से ये जो है, ये चैन जो है चलती जा रही है। तो आई थिंक अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और जो पावर है आपस में क्या है, बैलेंस है। तो इसे ही हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। तो जो बैलेंस ऑफ पावर है ये क्या हो रही है, अभी शिफ्ट हो रही है। तो ये आपको समझना होगा। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की मैं बात करता हूं, तो किस तरीके से इंडिया को यहां पे बताया गया आर्टिकल के अंदर कि इंडिया को परस्यू करना चाहिए अपने नेशनल इंटरेस्ट को। एक बहुत ही एक अच्छा सा स्टेटमेंट है जो कि आप अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं। वो ये है कि इन डिसऑर्गेनाइज्ड
एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो डिसऑर्गेनाइज और अनसर्टेन वर्ल्ड के अंदर बिल्कुल अनसर्टेनिटी चल रही है वर्ल्ड के अंदर, कहीं भी कुछ भी हो जा रहा है, कोई भी कंट्री का लीडर कुछ भी स्टेटमेंट दे रहा है, कहीं पे भी लोग जा रहे हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं, कोई एक प्रॉपर वे में यहाँ पे वर्ल्ड जो है ऑर्डर सिस्टम अभी बिगड़ रहा है, चल नहीं रहा है। आप देख रहे होंगे वर्ल्ड बैंक हो गया, अगर WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इस तरीके से वेरियस जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपना रोल जो है प्ले नहीं कर पा रहे अच्छे से। WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो भी बहुत अच्छे से रोल प्ले नहीं कर पा रहा है क्योंकि ट्रेड वॉर वगैरह देखने को मिल रही है। तो ये बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी हमारे वर्ल्ड के अंदर आ रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे हमें भी नेशनल इंटरेस्ट को देखना चाहिए बहुत अच्छे से। अपने को हमें एक क्रिएटिव डिप्लोमेसी की ओर बढ़ना चाहिए कि हम अपनी जो डिप्लोमेसी है, फॉरेन पॉलिसी है, उसको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाए। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि चाइना को अगर इंगेज करने की बात की जा रही है तो बायलैटरली आप उससे इंगेज करिए, उसे बना के रहिए, बायलैटरल वे में उससे बात करिए, क्योंकि चाइना एक तरीके से बहुत ज़्यादा पैसे हैं चाइना के पास, चाइना को आप अकेले काउंटर नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आप उससे बायलैटरल यहाँ पे इंगेज रहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है। यहाँ पे बात की जा रही जैसे कि यूएसए को सुपर पावर कहा जाता था कि यूएसए एक सुपर पावर है, लेकिन उसकी अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो हम यूएसए के ऊपर टोटली डिपेंड नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि यूएसए क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है वेरियस वर्ल्ड के वेरियस जो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूएनएचआरसी से 2018 में इसने वापस ले लिया नाम, क्लाइमेट चेंज से बाहर आ गया। इस तरीके से वेरियस जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे टाइप्स हुए हैं उनसे बाहर आ रहा है। तो इसका बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी है, इसलिए हम यूएसए में भरोसा नहीं कर सकते हैं। डिपेंडेंसी ऑन द आउटर वर्ल्ड, हमारी इंडिया की जो डिपेंडेंसी है वो आउटर वर्ल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए हमें हमें अपनी डिप्लोमेसी को चेंज करना होगा, क्रिएटिव डिप्लोमेसी की ओर मूव करना होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो द नेक्स्ट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटेड टू इरेडिकेट इट। यहाँ पे बताया गया है इरेडिकेट इट, मैं बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे समझा देता हूँ इरेडिकेट इट क्या है। देखिए यहाँ पे सूडान का डिसीजन है कि इन एंड ऑफ फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन बिल्ड्स ऑन अ पॉलिटिकल ट्रांजिशन। तो यहाँ पे एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा काम किया गया है, एक लैंडमार्क विक्ट्री आप कह सकते हैं वुमेन राइट्स के अकॉर्डिंग। तो वुमेन राइट्स यहाँ पे इन कंट्री में दिया जा रहा है एक तरीके से। पहले हुआ क्या करता था, बहुत ही चिंताजनक बात थी। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं कि 87%, याद रखिएगा ये डेटा को आप कहीं पे भी मेंशन कर सकते हैं, वुमेन रिलेटेड इशू के अंदर 87% सुडानीज वुमेन हैव had their external genitalia removed on non-medical grounds during childhood। तो बचपन में ही जो फीमेल होती थी, तो सपोज जो वर्जिना होता है उसके अंदर इस तरीके से ये एक जेनिटिला होता है तो उसको रिमूव कर दिया जाता था। तो उनके पर्टिकुलर इस ऑर्गन को रिमूव करने की वजह से उनमें प्रॉब्लम आती थी। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। ये क्यों होता था, इन्फोर्स किया जाता था एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं, फोर्समेंट तरीके से चीज़ किया जा सकता था। उनको फिजिकल इंजरी देखने को मिलती थी, लाइफ लॉन्ग उनका जो इमोशंस होते थे उनको कट कर दिया जाता था। तो एक तरीके से ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। ये एक मैट्रीमोनी जो आप कह सकते हैं यहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी इसको रिप्रेजेंट करता है। जब भी आप पैट्रियार्कल की बात करें, पैट्रियार्की सोसाइटी की, तो आप अभी भी ये चल रहा था। बहुत सारे सूडान, इजिप्ट, नाइजीरिया, डिजोबूती, सिंगल अफ्रीकन की बहुत सारे कंट्रीज में ये चीज़ चल रहा था। इसके अंदर यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग ओवर 200 मिलियंस वुमेन जो हैं इस सेवरल अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, यहाँ पे कंट्रीज़ का नाम दिया है, इससे सफ़र हुई हैं जिनके साथ ये चीज़ हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको आप ध्यान रख सकते हैं, जो अपने आंसर राइटिंग में भी मेंशन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सारी चीज़ इंडिया के मतलब इंडिया में तो नहीं है पर आज भी वर्ल्ड के अंदर आज भी चल रही है, जहाँ पे वुमेन्स को राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। और उनके एक तरीके से इमोशन, अगर वो चीज़ हट जाती है तो वो इमोशनल जो कॉन्टैक्ट होता है वो चीज़ उनसे हट जाता है वुमेन से। तो जो उन्हें फीमेल आप कह सकते हैं इंटरकोर्स के टाइम पे जो
फिजिकल इंटरकोर्स के टाइम पे जो उन्हें एक तरीके से जो आप कह सकते हैं जो सुख मिलना चाहिए वो चीज़ वहाँ पे नहीं मिलता है, उस वजह से उनको काट दिया जाता है, तो उनके अंदर जो इमोशंस होते हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। तो ये पैट्रियार्कल सोसाइटी का एक तरीके से देखने को मिल सकता है, तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे हम वंदे भारत मिशन को डिस्कस करेंगे कि वंदे भारत मिशन क्या है। यहाँ पे देखिए, एक मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ कि कोविड 19 से जो जूझ रहे हैं, तो कोविड 19 की वजह से क्या हो रहा है कि जो जो भी हमारे भारतीय विदेशों में फंसे हुए हैं, ठीक है, जो इंडियंस जो हैं विदेशों के अंदर फॉरेन्स में फंसे हुए हैं, जो जॉब करने गए थे या किसी वजह से गए थे, तो यहाँ पे उन्हें वापस भारत लाने के लिए 6 फ्लाइट यहाँ पे जा रही है, जो उन्हें वंदे भारत मिशन के तहत उन्हें इंडिया के अंदर लेके आया जाएगा और कुछ टाइम मतलब 14 दिन के लिए फिर क्वारंटीन में भी रखा जाएगा, तो उन्हें भारत में वापस बुलाया जा रहा है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे हम देख लेते हैं एक ये छोटे छोटे जो आर्टिकल्स हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। जिसे जीसीसी के बारे में बताया गया है, तो मैं आपको गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बारे में डिस्कस कर लूँगा, यहाँ पे बता दूंगा। इसके बाद आरोग्य सेतु ऐप के बारे में तो हमने बहुत ही डिटेल में वेरियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया है, तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बारे में, तो जीसीसी क्या है? एक तरीके से बॉडी है, एक इंटरनेशनल बॉडी है। तो ये 1981 में इस्टेब्लिश हुई थी। सबसे पहले इसका इस्टेब्लिशमेंट आपको याद रखना है। सेकंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रियाद, सऊदी अरेबिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके मेंबर स्टेट्स के नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जो गल्फ के आसपास के सभी मेंबर्स हैं वो सभी के सभी इसके मेंबर्स हैं। जैसे बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया और कतर। लेकिन इराक भी आता है गल्फ कॉर्पोरेशन में, लेकिन गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में ये नहीं आता है। तो आपको याद रखना है इराक यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन में कंफ्यूजन के लिए इस तरीके से आपसे दे दिया जाएगा, जिसके अंदर टोटल 5 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 मेंबर है, ठीक है। तो टोटल 6 मेंबर हैं और इसके अंदर इराक नहीं आता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। वंदे भारत हमने डिस्कस कर ही लिया। ड्रग ट्रायल के बारे में एक छोटा सा न्यूज़ थी, इसको मैं सोचा आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कोविड 19 से लड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वीरियस जो है ड्रग ट्रायल कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा एक में ज़रूर नज़र मानिएगा। एक है लोपिनाविर और रोतनवीर, लोपिनवीर और रोतनवीर, एक तरीके से एचआईवी में यूज होता है, ये है ड्रग है ये। और एक ये देखिए तीनों ड्रग के नाम दिए हुए अगेन, तो तीनों ड्रग किस चीज़ से रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए। हेपेटाइटिस सी से रिलेटेड कौन सा ड्रग है? रिहानविरिन। तो रिहाविरिन जो है हेपेटाइटिस सी से रिलेटेड है। इंजेक्टेबल इंटरफर्म बीटा 1b जो है मल्टीपल सिलेरोसिस एक टाइप की डिसीज है, उससे रिलेटेड है। तो इन सब का जो है ड्रग ट्रायल चल रहा है, तो यही सारी चीज़ें हमने देखी। सो फाइनली वी डिस्कस द होल न्यूज़पेपर, द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। हमने सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस किया, देखा, जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो कैसा रहा लेक्चर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। हर एक जगह इसको शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, जहाँ जहाँ आप इसको शेयर कर सकते हैं आप शेयर करते रहिए। पीडीएफ के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ वहां से आप ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।